दोस्तों सभी को नमस्कार। और हम लोग आज भारतीय राजनैतिक सिद्धांत में अध्याय 3 पढ़ेंगे, समानता। इस अध्याय में समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यह समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों पर पड़ताल करने की जरूरत है। समानता क्या है, इसे हम राजनैतिक और नैतिक आदर्श के बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या समानता का महत्व व्यक्ति के हर समय हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है, हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम समानता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और गांधीवाद जैसी अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। ठीक है, जैसे जैसे देखिए, इनके कहने का मतलब ये है, समानता क्या है। समानता का मतलब होता है भैया, सीधी सी बात में, जो समाज में जैसे दो लोगों को जातियों में बांट दिया गया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, इस तरीके से कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, सबको समानता समानता का मतलब यही होता है, समान। जैसा आप खा सकते हो, जैसा आप पहन सकते हो, जैसा आप सो सकते हो, जैसा आप पढ़ सकते हो, जो जो आपको मिल रहा है, जो जो आपका सामाजिक अधिकार का सेम वही सबसे समाज का सबसे निचले तबके में जो व्यक्ति आता है, जो समाज की मुख्य विचारधारा में, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं बह पा रहा है, उसको भी वैसे ही चीज़ चाहिए और उसको वैसे ही सब कुछ महसूस होना चाहिए। इसी को कहते हैं समानता। ठीक है, समानता महत्वपूर्ण क्यों है। समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनैतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों के समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता की फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य हैं। साझी मानवता की यह धारणा है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे होती है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि समानता का यह दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य हैं। यानी कि सभी को महत्व और सम्मान समान मिलने का जब अधिकार हो जाता है तो वो क्या कहता है कि यह समानता हो रही है। ठीक है, जैसा आपको अधिकार मिल रहा है वैसा हमको मिल रहा है, वैसे उनको मिल रहा है, वैसे सबको मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, समानता। मनुष्य बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों के पद, धन, हैसियत और विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती हैं। आधुनिक काल में सभी मनुष्य की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों के एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और यह लगातार उन संघर्षों और समूहों द्वारा उठाई जा रही हैं जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज के किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या दलित। ठीक है, ये जो बार बार संघर्ष पैदा हो रहा है ना, समानता न होने का या असमानता होने का जो बार बार मतलब संघर्ष हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दो ही वर्ग उठा रहे हैं, महिलाएं और दलित वर्ग। ठीक है, दलित वर्ग मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसी को ही दलित माना जाता है। हालांकि समाज में दलित वर्ग एक तरीके से मतलब एससी और एसटी वर्ग को माना गया है। ठीक है, बट अभी ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों में संविधान में
सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं में पेयजल और शौचालय की सुविधा में भी विहीन स्कूल भोजन की बर्बादी आदि भुखमरी देख सकते हैं। कानून जो वादा करता है, जो हमारे चारों ओर मौजूद बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उन पर एक गहरी नजर डालें। ठीक है, असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। दुनिया में 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब आदमी लोगों की आमदनी से अधिक है। सोचिए कि दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमी जो हैं, उनकी सामूहिक आमदनी 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। ठीक है, दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या दुनिया की कुल आमदनी के हिस्से का केवल 5% है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर 5% जो मतलब आमदनी है अमीर लोगों का, उसमें से वो केवल खर्च कर देना, पूरी अपनी 5% की आमदनी खर्च कर दे, तो 40% जनसंख्या की कुल पूरी विश्व की जो 40% गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। जबकि 10% अमीर लोग केवल दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहे हैं कि 10% अमीर लोग ऐसे हैं जो 54% आमदनी पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आंकड़े औद्योगिक क्षेत्र देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। देखिए कह रहे हैं कि उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के जो औद्योगिक आंकड़े हैं ना, उसका लगभग 85% हिस्सा है। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप का लगभग लगभग 25% अकेले वो लोग कवर कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़े औद्योगिक देशों में निवासी भारत एवं चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा और 13 गुना लोहा और इस्पात, 14 गुना कागज का उपभोग करता है। ठीक है, देखिए यही बात हो रही है ना कि सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं चीज़ों का दोहन कर रहा है कोई, ठीक है, या उसका उपभोग कर रहा है ना, पैदा भी कर रहा है और उसको खपत भी कर रहा है, तो यही लोग हैं जो विकासशील देश हैं। ठीक है, विकसित देश हैं। ठीक है, और सारे नियम कानून थोप देते हैं किस पे, विकासशील देशों पे, और अपने इतना इतना यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं सब, फिर भी ये हालत है। देखिए यहाँ पर क्या बात, अब बात हो रही है नाइजीरिया की। ठीक है, गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से एक मामले में है। ठीक है, जबकि कनाडा के लिए यह खतरा 8700 में से एक मामले में है। ठीक है, नाइजीरिया की स्थिति जो है वो बेहतर है, वो बहुत गड़बड़ है। नाइजीरिया की स्थिति 18 में से एक मामले में है कि मरने का खतरा ज़्यादा होता है, और कनाडा में 8700 लोगों में से एक। जमीन के अंदर निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोल, गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उनमें से पहली दुनिया के औद्योगिक क्षेत्रों का देशों का हिस्सा 2/3 है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, CO2 उत्सर्जन का जो हो रहा है, वो उसमें से दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। ठीक है, एसिड रेन में यानी कि अम्ल वर्षा में ये जिम्मेदारी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों का उत्सर्जन है। ठीक है, मतलब CO2 में 2/3 और एसिड में 3/4।
ठीक है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लाया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं। ये है भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। भारत की 2011 की जनगणना के लिए गए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों के शहर की असमानताओं को समझने के लिए पढ़िए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बिजली कनेक्शन परिवार जिनके पास है, क्या बिजली कनेक्शन, मकान में सरकारी नल का कनेक्शन, मकान में स्नान घर, टेलीविजन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वेन, ये क्या है कि ये वो घर जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं, ग्रामीण परिवार और शहरी परिवार। ठीक है, तो बिजली का कनेक्शन बाबू 44% ग्रामीण परिवार में है, लेकिन 55% परिवार में नहीं है, 56% परिवार में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में शहरी परिवारों में बिजली कनेक्शन 88% है। ठीक है, 88% है। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन 10% है ग्रामीण परिवारों में, शहरों में 50% है। मकान में स्नान घर 23% है, शहर में 70% है। टेलीविजन का कनेक्शन ग्रामीण परिवारों में 19% है और शहर में 64% है। मोटरसाइकिल या स्कूटर वो देहात में 7% है, शहर में 25% है। कार, जीप, विन गाँव में 1% है और शहर में 6% है। यहाँ हमारा सपना यह विरोधाभास से होता है। अगर हम लोग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ से हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं जिन्हें धन, संपदा, कौशल, कार्य, स्थिति और शक्ति में भारी असमानता है। ठीक है, भारी असमानता महसूस होती है। असमानता है, क्या हमें इस तरह की असमानता से निश्चिंतित होना चाहिए? क्या सामाजिक जीवन में के अस्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में अनेक योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानता हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती है? ये प्रश्न है कि जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान करके रखा है। ठीक है, इस तरह के इन सवालों के समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत केंद्रीय विषय बना दिया है। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवाल की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इस तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायने में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं। यह समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, हम किस तरह की और किसका एक समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और भी प्रश्न उठाए गए हैं या उन पर विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों को हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखिए, अब यहाँ मैडम क्या कह रही हैं, हमारे चारों, अब एक लड़की है वो क्या कह रही है, हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं ऐसी हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता। ऐसे में देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। जरा इस पर भी ध्यान दो कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी करते हैं। देखिए, एक लड़की है ना, अगर मतलब घर में ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि लड़की है कोई तो उसको ट्रीट किया जाता है, तुम लड़की हो, तुम डब्बू बन के रहो और तुम यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। लड़का होता है ना तो उसको कोई मतलब वो नहीं बोलता है। ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, तो वो बच्ची क्या कर रही है, समानता की बात कर रही है। समानता क्या है? अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में और प्रवेश नहीं, और कुत्ते, निग्रो, मैक्सिको वासी। ठीक है, पीने का पानी श्वेत लोगों के लिए इधर है, अश्वेत लोगों के लिए इधर है। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। तो ये कहाँ का स्थिति है भैया? ये स्थिति आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। ये चित्र
मनुष्यों के बीच नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। हम में से अधिकांश को अस्वीकार है। वास्तव में तरह तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध करता है कि साझी मानवता के कारण हम सभी मनुष्य बराबर समान और परवाह में के हकदार हैं, बराबर सम्मान के परवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों के से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी परिस्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता है। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि जब समाज में आप असमानता फैला देंगे तो उठने बैठने, खाने पीने, बोलने, हर चीज़ में असमानता नजर आएगी। ठीक है, और उसके व्यवहार में और उसके लाभ में, उसके हानि में, सब में आप में जो है असमानता दिखेगी। तो इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानता अन्यायपूर्ण लग सकती है। ठीक है, अब इनके कहने का मतलब ये है कि असमानता से आप ये मत समझो कि जो अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ एक विशेष बर्ताव किया जाता है। ठीक है, उनको कमांडोज होते हैं, उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, उनके आवास मिलते हैं, उनको एक स्पेशल व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो असमानता की बात नहीं कर रहा कि आप वहाँ मत जाओ। आप सिर्फ ये समझो कि मतलब वो असमानता जब मिलती है, सुविधाएं मिलती है, तो हमको अन्यायपूर्ण लग सकती है, ऐसा कुछ कह रहा है। अगर उनको जो है मतलब दुरुपयोग न किया जाए तो। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक है और कौन सी नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल या जाति, लिंग में हुआ है। हम असमानता के इस आधारों को अस्वीकार करते हैं कि करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षा और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी का समान समान सफलता ना मिले। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, जो असमानता पैदा हो रही है वो सीधी सी बात है कहाँ से? धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग से। धर्म धर्म के आधार पे बाबू आप समझ लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस पे हो रहा है। नस्ल मतलब काला और गोरा हो रहा है। ठीक है, धर्म का मतलब क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। नस्ल मतलब नस्ल मतलब आप समझ ही रहे हो सर, नस्ल क्या होती है। ठीक है, जाति का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर लो। और लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब होता है बाबू लड़का है, लड़की है, इस तरीके से उसके अंदर भेदभाव हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से भी मतलब बातें हो रही हैं। अब देखिए आगे करते हैं। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं के विकास करने में सक्षम है तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ और अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन किया हो जाए। ठीक है, मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है हमें वो भी अवसर प्राप्त होते हैं, वे जन्म या सामाजिक परिस्थिति से निर्धारित नहीं होने चाहिए। देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप समानता के आदर्श से जुड़े हुए बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम अंतरों का उन्मूलन हो जाए, एकदम खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो व्यवहार है ना वो आपका समानता वाला व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे तूने मुझे गिलास कैसे छू दी, तू अछूता है, ये है वो है, ये नहीं होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, समानता की अवधारणा में यह निहित है सभी मनुष्य और दक्षता अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। ये इसका आशय यह है कि समाज के समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकता के बारे में यह में अलग हो सकते हैं। अपनी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और इस कारण कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी के लोगों से ज़्यादा सफल हो जाए। लेकिन इसलिए
लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट से पहले पायदान पर पहुंच गया या कोई बहुत सफल वकील बन गया, समाज को असमान माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति एवं विशेषाधिकार में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता में असमानता से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, दूसरे शब्दों में देखिए बाबू, सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकार में समानता का जब अभाव हो जाता है, होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ठीक है, मान लीजिए सामाजिक दर्जा और संपत्ति में आपने किसी को मान लीजिए नहीं दिया, तो वो अलग बात है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब आप किसी को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, असुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों में उपलब्ध असमानता कर देंगे, यानी कि किसी को पढ़ने नहीं देंगे कि तुम जो है शूद्र वर्ग के हो तो तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम विद्यालय नहीं आ सकते हो, तुम अछूत हो। स्वास्थ्य में कि है भैया तुम्हारा हम जो है सेवा नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कैसे कपड़े पहन के आई हो, यार उसका जो परिस्थिति था उसी तरीके से आई है। ठीक है, सुरक्षित आवास माने रहने के लिए। ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, नाइजीरिया में वो जैसे ही औरत आती है कि तो उसके घर मतलब अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए, नाइजीरिया का एक प्रकरण सामने ले आया हुआ था किताब में कि जैसे ही मतलब एक औरत आती है, दिन भर वो कूड़ा बीनती है और उसके पेट में पूरा बच्चा होता है, बच्चा पैदा होने वाला होता है। जैसे ही वो आती है अस्पताल में और डॉक्टर से कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे के प्रसव पीड़ा का दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसे बहुत तेजी से डांट के कहता है बहुत तेज से बदबू आ रही है, भागो यहाँ से, तुम कहाँ आ गई हो इलाज कराने के लिए। तो मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए यार, जब उसका पेशा ही है कूड़ा का बड़ा बीनना, सीधी सी बात है, तो उसकी बॉडी से बदबू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। तो वही कह रहा है कि मतलब अगर आपको शिक्षा में मतलब संपत्ति और विशेषाधिकार हमको नहीं दे रहे हैं, वो समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास में अगर बुनियादी चीज़ों में कहीं अगर कर दिया गया असमानता, तो वही अन्यायपूर्ण तो लगता ही है। लगता ही है, क्या लगता है, नहीं है, अन्यायपूर्ण है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की उनकी विभिन्न क्षमताओं, व्यर्दवा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। सामाजिक असमानताएं लोगों की जन्मजात विशेषताएं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। ठीक है, और आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज में पैदा किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, देखिए समाज में कुछ समाज में बौद्धिक काम करने वाले लोगों को, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा काम करता है, जो व्यक्ति बोरी उठाता है, उस दोनों में महत्व को अंतर दिया जाता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। तो जातिगत बात हो रही है। इस तरह से भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबिंबित होंगे और उनमें से बहुत से निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। सीधी सी बात है। ये देखिए बच्चा क्या कह रहा है, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह प्राकृतिक असमानता है, इस पर संबंध में कुछ नहीं कर सकते, ये बच्चा कह रहा है। लड़की क्या कह रही है, मेरे हर विषय में तुमसे ज्यादा अंक आते हैं, मैं घर में काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो, ये लड़की कहती है। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है, इसे इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं, तो हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि जन्मगत हो या आसानी से बदला नहीं जा सकता है। ठीक है,
औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थीं। उन्हें भीरू और पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था। उन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी, इसलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका के काले लोग अपने औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले नीरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहद बेहतर माने गए। यह धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त थी। ठीक है, दास प्रथा क्या थी कि मतलब किसी को गुलाम बना लिया गया कि अरे सरकार है हमारे, सरकार है हमारे। ठीक है, ये सिस्टम वाला जो दास प्रथा थे, खरीद लिया जाता था, बेच दिया जाता था। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच में फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। विशिष्ट प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा में एक और समस्या उत्पन्न होती है, वह यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ विभिन्नताएं और अपरिवर्तनीय नहीं रही। उदाहरण के लिए चिकित्सा विज्ञान और तकनीक विज्ञान के विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना, जो प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से समस्या उत्पन्न होती थी, जैसे कोई व्यक्ति विकलांग हो गया या कुछ बोल नहीं पा रहा है, नेत्रहीन है, ठीक है, तो उसके लिए आज कंप्यूटर इतना मतलब आगे बढ़ गया है कि आप जो विकलांग व्यक्ति है वो चल सकता है। ठीक है, जिसको जो है, जो नेत्रहीन है वो कंप्यूटर भी चला सकता है। ठीक है, उसके पास ब्रेन लिपि का यूज करके वो पढ़ भी सकता है। तो वही उसके कहने का मतलब ये क्या कि चिकित्सा विज्ञान और तकनीक प्रकृति के विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। जैसा कि आपने सुना होगा ना, स्टीफन हॉकिंग से एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थियरी दी है। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग जो है बहुत ही चर्चा में रहे हैं। तो उदाहरण स्वरूप चिकित्सा विज्ञान और तकनीक प्रगति के विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। बिल्कुल सही कह रहा है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहियादार कुर्सियां और कृत्रिम पावदान शारीरिक अक्षमता के निवारण के सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी में किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। बिल्कुल सही, अगर कोई व्यक्ति कुरूप पैदा हुआ तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी से उसको सुंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके शरीर के हर अंग को जो है सुरक्षित, सुंदर और सुडौल बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरियाँ हो रही हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। ठीक है, प्रसिद्ध भौतिकवादी स्टीफन हॉकिंग से शायद ही चल या बोल सकते हैं, पर उन्हें विज्ञान में बड़ा योगदान किया है। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग की बात देखिए यहाँ कर रहे हैं। आज अगर विकलांग लोगों को उनके विकलांगता से उबरने के लिए जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया गया है कि प्राकृतिक रूप में कम सक्षम है, तो अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच में फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने के मानदंडों के तौर पर उपयोग करना कठिन है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानताओं में फर्क है, यह दूसरी तरफ की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों का सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं परिवेश में जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। ठीक है, सवाल, समानता के तीन आयाम क्या हैं? ठीक है, समानता के तीन आयाम देखिए, सामाजिक समानता, राजनैतिक समानता, और ये तीसरा क्या है, अभी आगे हम लोगों से मुलाकात इसकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्पीड के साथ। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। टाइम कितना हो गया? अरे आधा घंटा हो गया। भागना चाहिए हम लोगों की स्पीड में, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समाज के तीन आयाम हैं। ये क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद में हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि समानता के भी और कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं।
समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानता को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं में समता की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 तरह के आयामों को रेखांकित किया है। कौन से बाबू? समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 तरह का। ठीक है। समाज के इन तीनों आयामों को लक्षित करते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज को और बढ़ा जा सकता है। ठीक है। राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता। ठीक है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार और मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने का, संगठन बनाने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ठीक है। मतलब जब आपको समान नागरिकता जैसे ही मिलेगी, अभी तो यूसीसी की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल संहिता की बात चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बात क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपको समान नागरिकता मिलेगी तो वैसे ही आपके कुछ मूल अधिकार मिल जाएंगे। मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, धार्मिक विश्वास का अधिकार। ठीक है। ये लाती हैं साथ में अपने। ठीक है। आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानून द्वारा भी सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। ये केवल किताबों में है। इनके कहने का मतलब ये है, हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानता अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती हैं। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती हैं। सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, और पर इनके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर करने किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों का तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों का अवसर पाने का समान का बराबर और उचित मौका हो। ठीक है। समानता का मतलब है जो भी चीज़ें सरकार के द्वारा उपलब्ध हो रहे हैं सबको समान मिल जाए। ठीक है। मौका उनको मिले। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों को जीवन यापन के लिए उन चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार, न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यायिक न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी माना गया। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों का स्पर्धा करना संभव नहीं है। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो, वहां निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। इनके कहने का मतलब ये है बाबू ना कि जहां अवसर की समानता नहीं होगी, सपोज कोई व्यक्ति है कि शेड्यूल कास्ट में है और पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, उसका मैथ वगैरह एकदम सुपर स्टूडेंट है, वो एक टाइम के बाद हो सकता है वो साइंटिस्ट बने। तो उनके कहने का मतलब यही है, समाज में जब अवसरों की समानता विद्यमान न हो तो अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। ठीक है। सीधी सी बात है। डॉक्टर अंबेडकर शायद आखिर वहीं दलित वर्ग से ही तो निकल के आए, जिसको समाज दलित वर्ग कहता था, अछूत कहता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था जिनको, वहाँ से वो व्यक्ति निकल के आता है और पूरे देश का संविधान लिख देता है। ठीक है। वही कह रहा है कि अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल 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 बहुत सही बात कह रहा है ये। ठीक है। भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कई कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्से में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में अनेक शामिल होने पर पाबंदी होती है। उन उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामले में राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त करना, सार्वजनिक स्थलों पर रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना, शिक्षण या कुछ अन्य
पेशों में प्रवेश में प्रोत्साहन देने जैसी उपाय करने में राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों की जागरूकता बढ़ाने, अन्य अधिकारों को प्रयोग लाने को समर्थन देना भी राज्य की अपनी भूमिका निभा सकता है। देखिए बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना कि जब लोग फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं ना, कि जब लोग फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे उनके साथ बहुत अजीबोगरीब मतलब तरह तरह के बर्ताव होते हैं जो समाज में ये बताते हैं कि आप समान नहीं हो। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि उस समानता को लाने के लिए जो राज्य की भूमिका है वो बहुत अहम है। राज्य उस जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और औरतों को समान अधिकार प्रदान कराती है। सार्वजनिक स्थलों पर या रोजगार में भेदभाव या परेशानी से बचाने वाली नीतियां, ये सारी चीजें क्या सरकार राज्य सरकार करते रहती है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। अब देखिए, बात करते हैं आर्थिक असमानता की। आर्थिक समानता क्या है? कि आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत, आमदनी में खासी विभिन्नता हो। ठीक है, आर्थिक असमानता को डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्न और निर्धनतम समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर नापा जाता है। ठीक है, इस तरह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभव कभी विद्यमान नहीं रही है। ठीक है, आज अधिक लोकतांत्रिक लोगों का समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिसके पास प्रतिभा और संकल्प है। ठीक है, समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है बाबू ना कि आर्थिक समानता के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ लोग बिलो पावर्टी लाइन है, कुछ लोग अपर पावर्टी लाइन है। मैंने आपको कहा ना, कुछ बीपीएल है, कुछ ही कार्ड के आधार पे। ठीक है, निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन वर्ग, बिल्कुल निर्धन वर्ग और अमीर वर्ग, धनी वर्ग, बहुत धनी वर्ग। ये जो पिछली क्लास में मैंने आपको निर्धनता पहला पढ़ाया ना, इंडियन इकोनॉमी की निर्धनता वाले चैप्टर में, तो वहाँ से एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा कि आर्थिक असमानता वहीं से आती है। ठीक है, जब आप जो है आर्थिक तरीके से सशक्त नहीं होंगे तो आपका समाज में विभक्तिकरण कर दिया जाएगा, आपको अलग अलग तबके में बांट दिया जाएगा। तो इनके कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा सा एक बार जो निर्धनता वाला वो है ना वीडियो, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जो इंडियन इकोनॉमी का निर्धनता वाला वीडियो, उसको पढ़िएगा। यहाँ तो एक छोटा सा वाक्यांश केवल दिया गया, बाकी वहाँ पे निर्धनता के बारे में ढंग का डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसे असमानता अधिक खतरनाक है जो पीढ़ियों तक अनछुई रही हैं। अगर किसी समाज के लोगों को, खास वर्ग के लोगों को, लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन और उनके इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है और वे जो पीढ़ियां धन, विशेषाधिकार, सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य पीढ़ियों से गरीब बने रहे और अन्य पीढ़ियां से जो गरीब बने रहे, कालक्रम में ऐसे वर्ग आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारने का कठिन साबित हो सकता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कोई एक ऐसा वर्ग है जिसके पास तीन चार पीढ़ियों से, जिनके मान लीजिए उनके पिताजी, उनके दादा, उनके बाबा, उनके दादाजी, मतलब तीन चार पीढ़ियां अगर देखी जाए तो वो लोग बहुत बेशुमार धन दौलत रखे हुए हैं। अगर किसी के साथ है, ऐसा है, तो वो व्यक्ति समाज में वर्चस्व की तरह जीता है कि हमारा सामाजिक वर्चस्व है, और वो अपने आसपास के लोगों को दबा के रखता है। उसके 10 चमचे होते हैं उसके, तो जो चमचा नहीं बनता है उसको भी दबाया जाता है, मतलब समझ रहे हैं, प्रताड़ित किया जाता है कि ये है, वही बातें कह रहा है ये। ठीक है, और जो आसपास के लोग हैं वो कई पीढ़ियों से गरीब बने रहते हैं उसकी तुलना में, तो वो लोग दबे रहते हैं। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज को प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील
दलील दी कि खाई नुमा असमानताओं की बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर बनाता है, उसे राजनीतिक ताकत भी देता है। यह उन्हें राज्य की नीतियों का कानून को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और लोकतंत्र सरकार के खतरा साबित कर सकता है। ठीक है, इनके बाबू ये मार्क्सवाद जो है ना, इस मार्क्सवाद में मार्क्स ने कुछ दलील दी कि ये जो खाई नुमा मतलब असमानता पैदा हो रही है ना, ये असमानता कहाँ से पैदा हो रही है। ये खाई नुमा जो असमानता पैदा हो रही है, ये कहाँ से पैदा हो रही है। तो इसके कहने का मतलब ये है ना कि जो जल है, जो प्राकृतिक संसाधन जो कुछ भी है, जैसे कहीं नदी है तो नदी के अंदर जो बालू खनन हो रहा है, वो बालू बालू पे सबका अधिकार है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है, जो कोयला निकल रहा है, कोयले के खदान में सबका अधिकार है, समान सबका अधिकार है। कहीं जंगल की कटाई हो रही है तो जंगल की कटाई पे लकड़ी का सबका अधिकार है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना, जब जल जंगल जमीन पे बंटवारा कर देंगे, आप किसी एक विशेष व्यक्ति को मिल जाता है, तो जो भी आय के साधन बनेंगे, जो भी पैसे मिलेंगे, वो उसी एक व्यक्ति को मिलेंगे। और वह एक व्यक्ति क्या होगा, विशेष अमीर हो जाएगा और बाकी लोग क्या होंगे, गरीब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। ये कहने का मतलब ये है बाबू कि किसी जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उसका सबका बराबर अधिकार है। लेकिन जब आप निजी स्वामित्व कर देंगे तो सीधी सी बात है, सारा का सारा पैसा उस व्यक्ति के ऊपर जाने लगेगा। वही कह रहा है मार्क्सवाद, खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाज समाज आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। लेकिन समाज में असमानताओं से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने में आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, इनमें समाधान करने की जरूरत है। ठीक है, इनके कहने का मतलब यही है बाबू। इनके कहने का मतलब ये है ना कि वही बात है ना कि जो आवश्यक संसाधन है ना, उन संसाधनों पे सबका अधिकार है। सामाजिक असमानता के आधार पर जो बंटवारा कर रहे हैं लोग, कि कोई व्यक्ति जो जिसकी पहुंच अच्छी है उसको टेंडर मिल रहा है, जिसकी पहुंच अच्छी नहीं है उसको टेंडर नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो असमानता के बंटवारे, यही तो है असमानताओं के बंटवारे। विशेषाधिकार उनको दिया जा रहा है, उनके सामाजिक रुतबा पैदा हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक तरीके से संसाधनों पे सबका अधिकार है। महिलाओं को सेना में लड़ाकू विमान में शामिल होने और सेना के सर्वोपरि पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। देखिए, पहले जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था उसकी बात ये कर रहे हैं। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में नक्सली असमानता का जो ग्राफ है 1968 में, वो किस तरीके से था हम लोग वो पढ़ते हैं। ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं कि 1938 में 1968 में क्या स्थितियां थी। देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अधूरा स्वप्न के बारे में बात लिखा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नक्सली असमानताओं के बारे में और भी खोज करें। हमारे देश में कौन कौन से समूह इस प्रकार की असमानता के शिकार हैं। अमेरिका में इस असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई, क्या उनमें से उनके अनुभवों में कुछ सीखा जा सकता है, क्या उन्होंने भी हमारे अनुभवों के बीच में अनुभवों से कुछ सीखा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 40 वर्षों से कम उम्र के 10 लाख अमेरिकी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ठीक है, ठीक है, अमेरिकी अफ्रीकी अमेरिकी लोग कितने, 1968 की बात हो रही है, 68 से ऊपर इन्होंने मतलब ये दर्शा रहे हैं क्या कि 40 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख अमेरिकी और अफ्रीकी लोगों को जेल में सलाखों में डाल दिया गया। ठीक है, आंकड़े बताते हैं। न्यूनतम मजबूरी में वास्तविक रूप 35% की कमी 2006 में। ये कह रहे हैं 13% अशिक्षित पुरुष वयस्क मताधिकार से वंचित हुए। मतलब 13% जो
अश्वेत मतलब बाबू जो काले लोग हैं, पुरुष हैं, उनको वयस्क मताधिकार का स्वरूप नहीं दिया गया, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया अमेरिका और अफ्रीका में। तो वही ये बता रहे हैं। उसके बाद में देखिए ये क्या कह रहे हैं कि 20% लोगों का 83% धन संपदा पर अधिकार। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया ना, आय की असमानता जो कार्ल मार्क्स ने जो मतलब मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसके अंतर्गत यही हो रही है कि निचले 20% लोगों के पास धन संपदा बिल्कुल नहीं। तो जी इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, आय की असमानता कहाँ से आ रही है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर सबका अधिकार है, जल जंगल जमीन पानी हर चीज़ पे। ठीक है, तो अगर इसको आप टेंडर पे जो बंटवारा कर रहे हैं, निजी स्वामित्व करेंगे, तो बाकी लोग गरीब, तो गरीब लोगों को, बाकी लोगों को गरीब तो होना ही होना है। जब किसी के पास विशेष पैसा जाएगा, जल जंगल जमीन कोयला सारी चीज़ों का बाबू, बालू का पैसा जाएगा, तो और बाकी जो लोग होंगे उनको क्या होगा, वो गरीब होंगे ही होंगे। तो कह रहा है कि ऊपर ऊपर वाले 20% लोगों का 83% धन पर संपदा पर अधिकार है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि 20% लोग ऐसे हैं जो 83% जो धन संपदा है प्राकृतिक संपदा उसको उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, और निचले 20% लोगों के पास धन संपदा बिल्कुल ही नहीं है। उसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, उदारवादी उदारवादी सिद्धांतों के विरोधी दृष्टिकोण पाया जाता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांशों के वितरण के सर्वाधिक करार और उचित तरीके से रूप में प्रतिबंधित के सिद्धांत को समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान किए जाने की सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इसमें समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज के लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय है। उदारवादियों का मानना है कि प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होनी होगी, असमानताओं की खाइयाँ नहीं बनेंगी, लोगों की प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। इनके कहने का, उदारवादी का क्या कहना है बाबू, जब प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, स्वतंत्रता और खुली असमानताओं के बीच में, तब खाइयाँ भी नहीं होंगी। ठीक है, उदारवादियों का कहना है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये बाबू, निष्पक्ष तरीके से समाज के लाभांशों का जब बंटवारा होने लगेगा, जब संसाधन सबको बराबर मिलने लगे, तो बराबर जब पैसा सबके पास आएगा तो हर व्यक्ति संपन्न हो जाएगा, हर व्यक्ति की समृद्धि बढ़ जाएगी। जब हर व्यक्ति की समृद्धि संपन्नता बढ़ेगी ना, तो उसके रहने जीने खाने पीने उठने बैठने की जीवन शैली उसकी बदल जाएगी। जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में नहीं बह रहा है, जो समाज के सबसे कटे हुए वर्ग में जी रहा है, जब उसके पास आर्थिक तरीके से सशक्त होगा ना, तो वो भी समाज की मुख्य धारा में आके बहेगा। जब वो भी समाज की मुख्य धारा में आके बहना शुरू करेगा, तो वो बाबू कह रहे हैं ना कि उसकी भी जीवन का जो समय है, जो असमानताएं हैं, वो समाज से धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और हकीकत में यही सही बात है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, जब उसके पास पैसा होता है, जब वह आर्थिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, सामाजिक तरीके से सशक्त होता है जब, तो वो उसको जाति नाम की कोई चीज़ ज़्यादा उसको परेशान नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब किसी भी कास्ट के हों, लेकिन अगर उनके पास पैसा है, वो आर्थिक तरीके से सशक्त हैं, तो वो समाज के मुख्य बिंदु में विचारधारा में बहते हैं, 10 लोग उनको सम्मान देते हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांशों के वितरण में सर्वाधिक कारगर उचित तरीके से रूप में प्रतिबद्धता सिद्धांत का समर्थन करते हुए मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के लिए न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह समाज खुद ब खुद समाप्त और न्यायिक स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा समाज के लाभांशों को वितरण करने का न्यायपूर्ण और कारगर उपाय है। उदारवादियों का मानना है कि जब प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, तो असमानता की खाइयाँ नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयास का लाभांश मिलता रहेगा। उदारवासियों के लिए नौकरियों में नियुक्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन और के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। उदाहरण के रूप में देश के अनेक छात्र व्यावसायिक आशा करते हैं कि जबकि प्रवेश जो है
आते हैं नारीवाद पे। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वह स्त्री या पुरुष के नारीवादी कहलाते हैं। ठीक है, नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत जो हैं उनको क्या कहते हैं? नारीवादी कहते हैं, या स्त्री नारीवाद या पुरुष नारीवाद कहा जाता है। ठीक है, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में अनेक असमानताएं और नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समानपूर्ण समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ठीक है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता के आशय ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी गई जाती है। पितृसत्ता का मान्यता यह आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्राकृतिक रूप से भिन्न है। सभी भिन्नता समाज में उनकी असमानता स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इन नजरियों पर सवालिया निशान लगाते हैं। इनमें के लिए वो स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच में सामाजिक भूमिका के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता सामाजिकता है, समाज जनित है। ये यूं ही समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देख सकते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भधारण करने के बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान का तथ्य यह निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद में केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करेगी। ठीक है, नारीवादियों ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति में नहीं समाज में से पैदा होता है। ठीक है, पैदा किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि औरत को पैदा करने का जो श्रेय है ना, वो कहते हैं कि औरत बच्चे तो पैदा करती है। ठीक है, तो ये तो सही है कि औरत बच्चे पैदा करती है, लेकिन उसको लालन पालन करने का कोई जरूरी नहीं है कि केवल स्त्री के ही पास हो उसका मतलब लालन पालने का हक है, या वही लालन पालन कर सकती है। पुरुषों को भी तो लालन पालन करना चाहिए। या फिर मतलब जो एक पुरुष प्रधान सत्ता है ना, उसमें क्या है कि वो औरतों के साथ एक सही तरीके से पेश नहीं आती है। मान लो किसी औरत को अगर थकी हुई है तो उसका आप भी काम कर दो, उसके साथ में हाथ बटा दो। अगर आज वो काम करके वो भी तो ड्यूटी करके आई है, आपके साथ ही ड्यूटी करके घर से पहुंच आई है, तो आप खाना बना दो उसके साथ में। ठीक है, आज आप खाना बना दो, आप कुछ मुस्कुरा दो। आप वो कपड़े धुल रही है तो उसमें थोड़ा सा आप हाथ बटा दो। ठीक है, आप भी एकदम बिल्कुल जो वो कर सकती है वो सारे के सारे काम आप कर सकते हैं उसके साथ में। वो आप उसको समानता का उसको तो भी तो महसूस होना चाहिए कि यार समानता का बर्ताव क्या होता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। तो आधुनिक दौर में तो ये सारी चीज़ें लगभग लगभग हो रही हैं, लेकिन ग्रामीण स्तरों में अभी भी ये चीज़ें बहुत ही मतलब पिछड़े तबके में हैं, लेकिन शहर में तो हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारीवादियों ने हमें सिखाया स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति में नहीं समाज से पैदा होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। पितृ सत्ता के श्रम का कुछ ऐसा विभाजन है जिसमें पितृसत्ता की श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है। ठीक है, सही बात है। ये पुरानी बातें हैं कि औरतें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। ठीक है, अभी बच्चियाँ कहाँ तक सारे काम कर रही हैं औरतें। ठीक है, नारीवादी इस विभेद का पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनका मानना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय होती हैं, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर के बाहर अनेक क्षेत्रों में काम कार्यरत हैं। लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधे पर है। नारीवादी हमें स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ डालते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवादी का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच में यह विभेद करना समाज का व्यक्ति एवं द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानताओं के रूप में मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना चाहिए। ठीक है, अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है। ठीक है, ताकि
प्रत्याशी को प्रतिस्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले, फिर भी कुछ कुछ को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन सीमित सीटों पर बंटवारा का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों ने उलट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता अनिवार्य एक दूसरे से अनिवार्यता से जुड़ी है और और जुड़ी होती है। उनका मानना है कि उनमें से हर क्षेत्र में असमानताओं को निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है। ठीक है, सामाजिक विभिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विभिन्न नीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे ऐसी अन्याय और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों की उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने में रोकती हैं। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? सभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीके से बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच में कुछ बुनियादी मतभेदी पर चर्चा की गई है, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोण के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। अभी भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होंगी। खासतौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य की सकारात्मक योजना उचित है। उनमें कुछ हाल में वर्षों तक बहुत विवाद खड़ा हुआ है। छोड़िए, इनको पढ़ने का कोई मतलब है। औपचारिक समानता की स्थापना। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार में औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ विशेष रीति रिवाजों और कानून व्यवस्थाओं को संरक्षित रखा गया है। ठीक है, रिवाजों और कानून द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने के में रोका जा सकता है। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। ठीक है, सामाजिक महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों के भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहा है। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों के शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। बिल्कुल, ये भी सही है। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग को सर्वोच्च पदों तक पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, अब समाजवाद क्या है बाबू? समाजवाद, 1 घंटा पूरा हो गया हम लोगों का। हम लोगों को थोड़ा स्पीड में चलना चाहिए यार। 14, 15, 16, ये हो गया 17, 18, ये 19, ये हो गया 20, यानी कि हम लोग हैं कहाँ पे? 17 पे। समाजवाद बड़ा काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि लंबा चैप्टर था ही, थोड़ा सा लेंदी भी लग रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, हड़बड़ाते नहीं है यार। हम लोगों का काम ही क्या है? पढ़ना ही तो है, काहे का हड़बड़ाना। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ऐसे खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से पैदा हुई, उसके बाद बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधन का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करना जरूरी समझते हैं। ठीक है, समर्थन करते हैं। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। पहली बात देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है, जिन्होंने समाज का मतलब समाजवादी सरकार का कहते ना सपा का इन्होंने निर्माण किया था। तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने 5 तरह की असमानताओं का वर्णन किया है। स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, मतलब स्किन के आधार पर श्वेत और गोरे और अश्वेत की बात हो रही है यहाँ पे। जातिगत असमानता, कुछ देशों के अन्य पर औपनिवेशिक शासन और निसंदेह आर्थिक असमानता। ठीक है बाबू, कौन कौन सा? पहला, राम मनोहर लोहिया के आधार पर जातिगत जो सामाजिक असमानता है वो कौन कौन सी है? 5 तरह की है। पहला,
स्त्री पुरुष असमानता, दूसरा चमड़ी के रंग पे असमानता, तीसरा जातिगत असमानता, चौथा मतलब औपनिवेशिक शासन के आधार पर, चौथा निसंदेह आर्थिक असमानता। ठीक है, पांचवा हो गया। आज स्वप्रमाणिक धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच में आमतौर पर यही तर्क था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है, जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य। दूसरी असमानताएं गौण हैं। सामाजिक असमानता का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएंगी। ठीक है, असमानता की प्रत्येक प्रत्येक को अलग अलग जड़ें हैं, उनके खिलाफ अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संघर्ष छेड़ने होंगे। उन्हें एकांकी क्रांति की बात नहीं की। उन्हें उक्त 5 असमानताओं का संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांतियां। ठीक है, इनमें से 2 क्रांतियों के शामिल किया, व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में सशक्त त्याग के लिए क्रांति। ये सप्त क्रांतियां थी जो लोहिया के अनुसार समाज का आदर्श है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, आपको इनके कहने का मतलब ये है, ये जो सामाजिक असमानता है ना, आप इसको एक एक करके खत्म नहीं कर सकते हैं, आप इसको एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे तभी आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, शब्द क्रांति करेंगे तभी होगा। चूंकि ऐसे बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानताओं की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करे। हमारे संविधान ने भी हमें यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता सिद्धांतों को स्वीकार कर चुकी हैं। इन सिद्धांतों को जाति, नस्ल, धर्म या जाति या लिंग या सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया गया है। बिल्कुल सही, ये अपने संविधान की एक बहुत मूलभूत बात है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी सुनिश्चित करने के लिए यह भी समान अधिकारों को भोग करने सके अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है कि को ध्यान में रखना होता है। विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्ते यानी कि रैंप की बात न्यायोचित होगी, लेकिन उसके लिए सार्वजनिक भवनों के प्रवेश करने पर समान अवसर मिल सकेगा। रात को कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को उस कॉल सेंटर से आते वक्त विशेष सुरक्षा की बात कर सकते हैं। समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती पर नहीं वरन बढ़ावा देने के उपायों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, जो व्यक्ति असक्षम है उसको सक्षम बनाया जाए, थोड़ा सा उसको सपोर्ट किया जाए, तो उसको असमानता नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि उस व्यक्ति को भी सपोर्ट किया जा रहा है जो व्यक्ति समाज से कट गया था। ठीक है, वो अन्यायपूर्ण आपको नहीं लगेगा, वो देख के लगेगा कि हाँ यार ये सही है, ये होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा चयन को सुनिश्चित करने के लिए आपको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप उसको सब पेड़ पर चढ़ जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, चिड़िया है, मछली है, हाथी है, बंदर है और खरगोश है, तो इन सब का टेस्ट एक टेस्ट से नहीं कर सकते हो ना कि आप कह दो कि सब लोग पेड़ पर चढ़ जाओ। जिसको पेड़ पर चढ़ने आएगा वही सर्वश्रेष्ठ है, तो बंदर तो सबसे पहले चढ़ेगा। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि बंदर तो सबसे पहले चढ़ेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हाथी तो ज़मीन पे चलेगी, चिड़िया तो आसमान में उड़ जाएगी। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि सबके अवसरों का मतलब सबके पास अपने अपने कुछ विशेष टैलेंट हैं और उन टैलेंट के आधार पे उनके कुछ विशेष अपने मतलब सबकी अपनी अपनी एक फील्ड है। किस तरह के विभेद अवसरों पर समान पहुंचने को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं। आजकल इस तरह से सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों में अवसरों की समानता बनाए रखने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां अपनाई हैं। ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई हुई है और सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियां और उठाए गए कुछ मुद्दों को भी समझेंगे। जैसे सकारात्मक कार्रवाई किया, सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित एक कानून द्वारा औपचारिक समानता को श्रेय देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने के लिए अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाए। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई अधिकतम नीतियां अतीत की असंभावनाओं को संचित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए की जाती है। सकारात्मक कार्रवाई में कई रूप हो सकते हैं। इन वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं को वरीयता का
आधार पर खत्म करने से लेकर नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं को प्रवेश में विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अपने देश में वंचित समूहों को अवसरों को समानता देने के लिए हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, स्थान या कोटा की नीति का अपनाया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति के आधार पर वकालत की गई है। कुछ सामूहिक वर्जना, अलगाव और आर्थिक संबंधों के भेदभाव के शिकार हो रहे हैं, जो समुदाय का के पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे। इनमें से अपेक्षा नहीं की जा सकती। इन लोगों को समानता के आधार पर स्पर्धा करें। समानतापूर्वक न्यायपूर्ण समाज के निहित निर्माण के हित को विशेष संरक्षण की सहायता देने की आवश्यकता है। तो ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, जो व्यक्ति समाज में आर्थिक रूप से बहुत सशक्त नहीं था, उस व्यक्ति को आरक्षण दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो उसको अभी क्या होगा कि जो व्यक्ति को थोड़ा सा आरक्षण मिल जाएगा ना जिसका, तो वो थोड़ा सा कम नंबर पाके भी क्या होगा कि उसको सीटें मिलेंगी, वो पढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा और वो समाज की मुख्य धारा में विकसित होगा। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये बहुत मनमुटाव पैदा होता है समाज में कि यार एक को आरक्षण मिल रहा है, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, मैं ज़्यादा नंबर ला के भी उस जगह पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, और वो कम नंबर पा कर के भी वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज या एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहा है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ मनमुटाव भी पैदा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हकीकत में उस बच्चे का पृष्ठभूमि देखेंगे कि जो बच्चा बचपन से ही गरीब रहा हो, जिसके माता पिता जो है उसके जो है जीवन भर जो है ठेले पे काम किए हों, मजदूरी किए हों, खेतों में काम किए हों, ठीक है, तो उसकी तुलना में और एक व्यक्ति जो सामान्य परिवार से रहा है उसकी तुलना में कहीं ना कहीं अंतर होता है। तो ये सरकारी मुद्दा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सामूहिक वर्जना अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। जो सामुदायिक अतीत के पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे, उनसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि लोगों को समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। ठीक है, तो संरक्षण के सहायता देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वही सीधी बात कर रहा है। इसलिए एक समता मूलक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हितों में उनके विशेष संरक्षण की आवश्यकता देने की आवश्यकता है। ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाले तदर्थ उपाय माना गया है। इसके पीछे मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाएगा और वे अन्य समय समुदायों के समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार यह नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों के विभेदकारी बर्ताव करने में कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक विभेदकारी खासकर आरक्षण की नीतियों की आलोचना इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है। ठीक है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज में अन्य लोगों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों को बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रह को मजबूत कर देते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए सामाजिक विशिष्टता को समाप्त करना महत्वपूर्ण है, जो समाज में को विभक्त करती हैं। ठीक है, तो ये बात तो सारी बातें हो रही है ना बाबू, जो मैंने कहा ना आपको कि समाज में कुछ लोग कहते हैं अरे इनको आरक्षण दे रहे हैं, इनको आरक्षण दे रहे हैं। तो आरक्षण देने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को, असमानता को आप मजबूत कर दीजिए। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, हम बहस की रोशनी से यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समानता के बीच में फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब कभी हम सीमित साधनों, स्थानीय या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूहों के लोग अलाभकारी स्थिति में शिकार हो सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी को अपने समुदाय में पढ़ने वाले पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात माता पिता और पूर्वज अशिक्षित थे। अब जरूरी परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे विचारों को छात्रों में बहुत अलग होते हैं। दलित स्त्री या वंचना के शिकार अन्य क्षेत्रीय श्रेणियों के आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के
के पात्र और अधिकारी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने के हेतु राज्य को समानता लाने वाले सामाजिक नीतियाँ बनानी चाहिए। इन नीतियों के से और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिलेगा। ठीक है। तथ्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना लिया जा सकता था उसे बहुत कुछ किया गया। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानता चौंकाने वाली है। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी में बहुत सारे गरीब बच्चों को कुछ ठीक है बहुत सारे बच्चों को स्कूली संभावना नहीं, बहुत सारे झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों को स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि इन्हें अवसर मिल भी गया तब भी स्कूल के पास उन्हें देने की कुछ नहीं होगा। खासकर अभिजातीय वर्ग के लोगों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। वे ये असमानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और योग्यता बढ़ाने की नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचती रहती है। बिल्कुल सही। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बाधाओं का सामना करते हैं क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरत साधनों का अभाव होता है। ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें घेराबंदी जैसी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनका अधिक अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं को पाने वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति के लिए बाधक होती हैं। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद विवाद अधिकतर सिद्धांतकार इस बात पर को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य को से सभी सहमत हैं। विवाद इन स्थितियों के बारे में है कि जो राज्य से इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। ठीक है। तो यही सब बातें चल रही है बाबू। ये क्या है कि मतलब सीधी सी बात है, जो व्यक्ति शुरू से ही सारी सुविधाओं से वंचित रहा है तो उसको आरक्षण देने के तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। क्या वंचित की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति के आधार पर पैदा हुआ सामाजिक असमानताओं के आधार पर? ये सामाजिक नीतियां वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। अंततः हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने की से मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों के विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे में मामले में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्यों को पाने के लिए अलग अलग विशेष बर्ताव के बारे में जो सोचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक विचार करना होता है कि चूंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था का और रंग भेद से अलग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत पे हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। ठीक है। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया। उन्हें मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार रूप में पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस किया कि स्त्रियों को उन अधिकारों को उपयोग में लाने में विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और भी कुछ बातें लिखी हुई हैं जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ बातों का बहुत विचार मंथन करिए या चिंतन मंथन करिए। कामकाजी महिला का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है, एक विद्यालय में 2 छात्र दृष्टिहीन है। विद्यालय को उनके कुछ विशेष उपकरण खरीदने के लिए धनराशि खर्च करनी चाहिए। गीता बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती है। विद्यालय को उसके लिए बास्केटबॉल कोर्ट बनाना चाहिए कि अपनी योग्यता का और भी विकास कर सके। जीत के माता पिता चाहते हैं कि वह पगड़ी पहने। इरफान चाहते हैं कि वह जुम्मे शुक्रवार को नमाज पढ़े। पिता ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को जीत से यह आग्रह नहीं करनी चाहिए कि वह क्रिकेट खेलते समय हेलमेट पहने। इरफान के अध्यापक को शुक्रवार को उसे दोपहर में बाद कक्षाओं के लिए रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो कार्यस्थल पर फिर देखिए आगे कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार की विशेष बर्ताव के बिना न गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगे और न ही सफल
सफल सामुदायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगे। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। जब हम समानता के मुद्दों पर सोचते हैं और यह जांचते हैं कि एक खास स्थितियों में विशेष जरूरत बर्ताव है, तो हमें लगातार स्वयं ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि यह समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसे कि विशेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म न दे, अथवा यह विशेष बर्ताव समाज के विशेषाधिकार और शक्ति को भी फिर से स्थापित करने वाला या प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, जो विशेष बर्ताव हो रहा है किसी के साथ में, उसका उद्देश्य क्या है? एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इनको समझ लीजिएगा। जो भी इतना सारा झगड़ा बवाल मच रहा है ना कि मतलब आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, विशेष बर्ताव क्यों हो रहा है, तो उसका इस लाइन का सारी बातों का हल अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा कि विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक, ठीक है, न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ नहीं है। ये लाइन सबसे अच्छी लाइन है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।